10वीं क्लास तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाने हैं मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ा दिया है। अब मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं, सभी को लिख कर लाना है, याद रखना। सभी 10वीं क्लास को लिखना है और देखना सारी क्लासेस को है। तो नीचे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे वाले क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत बात कौन सी है। तो रिएक्शन है हमारे पास में PbO प्लस में कार्बन, और इससे बनाया क्या है, लेड प्लस में CO2। ये रिएक्शन है आपके पास में। अब यहाँ पे पहला कथन कह रहा है Pb को बोलते हैं सीसा या लेड। सीसा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सीसा अपचयित हो रहा है क्या, तो सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, तो पहला कथन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद क्या उपचयित होगा, यानी इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा और ना ही इसका अपचयन हो रहा है। अगर ये बात कही जाती कि कार्बन उपचयित हो रहा है तो सही हो जाता, और ये कहा जाता कि सीसा की जगह कहा जाता कि ये लेड ऑक्साइड, इसकी बात की जाती कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है तो सही होता। ये थोड़ा बहुत दिमाग से देखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल क्लासेज में और कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। पर फिर भी कोशिश करो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। अगर इस सीसे की जगह अगर लिखा होता लेड ऑक्साइड, तो ये फर्स्ट कथन सही हो जाता, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लिखा होता कार्बन, तो ये फर्स्ट कथन क्या होता, सही हो जाता। थर्ड क्या है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ये मैंने तुम्हें क्लास में बताया और बता दूंगा अभी। तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन के साथ में कौन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, उपचयित होना या ऑक्सीकरण होना। दूसरा कथन ये है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड को छोड़ के कौन जा रहा है, ऑक्सीजन छोड़ के जा रही है, ऑक्सीजन किसके पास जा रही है, कार्बन के पास, तो ये कथन भी सही है। तो 4 और 3 तो सही है, और 1 और 2 गलत कथन है, और हमें कहा भी यही है कि असत्य कथन का क्या करो, चुनाव करो। तो 1 और 2 गलत है, 1 सही है 1 गलत है, पर 3 सही है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। 1 2 3 यानी कि आपके 1 और 2 गलत है, 3 सही है, लेकिन ये भी राइट आंसर नहीं होगा, और सभी सही, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको असत्य कथन सुनने हैं, क्योंकि 3 सही है इसमें भी 3 सही है, और सभी सही ये भी नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बस समझने का फेर होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि Fe2O3 और एल्युमिनियम, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये होना चाहिए था क्या, आपके Fe2O3 प्लस में एल्युमिनियम। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो आयरन है यानी कि जो Fe है वो क्या करेगा कि जगह छोड़ देगा अपनी, यहाँ से निकलेगा, और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी, एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आज क्लास में बताया कि जब भी ऐसी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, विस्थापन, यानी कि ऑक्सीजन अपनी जगह पे रही है, केवल एल्युमिनियम ने आयरन को हटा दिया और खुद आ गया है। ठीक है, तो आयरन हमारा फ्री हो गया बाहर, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रकार समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है कि लोह चूर्ण पर HCl अम्ल डालने से क्या होता है, सही विकल्प को चुने। यानी कि लोहे का कोई चूर्ण है Fe, अब इस पे क्या डाला गया है, कौन सा अम्ल डाला गया है, HCl, तो अब बनेगा क्या, तो इस पर पहला कथन ही आपके दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस तथा FeCl3 बनेगा। तो जब भी आप किसी भी धातु पे, ये क्वेश्चन है बाकायदा कि किसी भी धातु पे अगर आप अम्ल गिराओगे
तो कौन सी गैस बनेगी ज़्यादातर? हाइड्रोजन गैस। और सीधा प्रोडक्ट बचेगा। तो आपको पता है इस रिएक्शन को हम करके देख लेते हैं। जैसे Fe प्लस में आपके 3HCl, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। या फिर इसको 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, उसके ले लेते हैं हम 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके FeCl3 के 2 मॉलिक्यूल बन गए और आपके यहाँ पे 3H2 बाहर निकल गई, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो पहला ही कथन सही है इसमें कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और FeCl3 बनेगा। दूसरा, Cl2 गैस कभी नहीं निकलेगी, FeOH ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता। आयरन लवण में जल बनेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे आपके। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है, मैंने क्लासेज में आपको 9th क्लास में भी बताया है कि सूर्य से तो क्या लेते हैं? प्रकाश, यानी प्रकाश एनर्जी मिलेगी। और भूमि से क्या लिया जाता है? जल। तो वातावरण से क्या ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिकारकों में परिवर्तन होता है, हमेशा अभिकारकों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तभी तो क्रियाकारक। अभिकारकों का दूसरा नाम क्या होता है? क्रियाकारक। तो अभिकारकों में क्या होता है? परिवर्तन। मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख के आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद भी रहे। देखो, अभिकारक होते क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक जो अभिक्रिया होगी, आपको लिखना है साथ में ये रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो परस्पर क्रिया करते हैं, जो परस्पर क्रिया करते हैं, ये नोट्स लिखने हैं आपको। जो परस्पर क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। अब अभिकारक क्या हो सकते हैं? जैसे सपोज करो H2 प्लस में O2, अब इसने क्या बनाया? जल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को दोनों क्या है? अभिकारक का काम कर रहे हैं। और ये जल जो बना है ये किसका काम कर रहा है? उत्पाद का, ठीक है। उत्पाद को हम दूसरा नाम देते हैं क्रियाफल। अरे ये फल मिला ना। और अभिकारक का दूसरा नाम क्या होता है? क्रियाकारक। क्रियाकारकों ने आपस में कुछ किया तो क्या मिला आपको? क्रियाफल मिला। तो ये आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, बॉक्स बना के। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना और उसमें लिख के लानी है कि भाई क्रियाकारक की डेफिनेशन क्या है, अभिकारक क्रियाकारक की डेफिनेशन क्या है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, इसको उतार लेना वीडियो को रोक के। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है? तो आज ही पढ़ा है हमने संयोजन। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? आज ही पढ़ा है, हिट एंड ट्रायल विधि। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है। कंकाली समीकरण कुछ नहीं, समीकरण को जिस रूप में हम लिखते हैं उसी का। जब अभिकारक कौन है इसमें? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिकारकों व उत्पाद कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसा समीकरण कंकालीय समीकरण कहलाता है। फिर है आपके कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी अम्लों की क्रिया किससे करवाई जाएगी? धातुओं से। यहाँ पे धातु कौन है आपके? जिंक, ठीक है। जैसे ये हमने अम्ल ले रखा है इस परख नली के अंदर, इस अम्ल में हमने जिंक डाला। जब इसमें जिंक डाला तो जो
आपके अम्ल था, अम्ल लिया हमने कौन सा H2SO4। तो जब हमने इसमें जिंक डाला तो आपको पता है कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन। ये वाली गैस बाहर निकल जाएगी, ये वाली, और बचेगा क्या इसमें, सल्फेट। इसमें क्या बचेगा आपके, ये सल्फेट वाला पार्ट बचेगा, ये वाला। तो सल्फेट वाला पार्ट किससे क्रिया करेगा, जिंक से। तो एक नया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। तो कौन सी गैस निर्मुक्त हुई है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये रिएक्शन आपको समझनी, कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। फिर है आपके कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया। आज ही समझाइए मैंने आपको कि इस धरती पे जो भी कार्बनिक पदार्थ है, चाहे लकड़ी हो चाहे हम खुद हो, किसी को भी जलाओ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक का दूसरा नाम क्या है, क्रियाकारक, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो आपके कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये मार्केट से खरीदा बिना बुझा हुआ चूना, जल आपने घर पे मिलाया तो क्या बना आपके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बुझ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन आज ही हमने समझी है डिटेल से। अब है आपके 11 क्वेश्चन हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। अब है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। दूसरी रिएक्शन और समझाइए आपके संयोजन की, कि देखो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों से मिलके क्या बना है, जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बन गया, जल। देखो यहाँ पे पदार्थ की स्थिति गैसीय है और यहाँ पे पदार्थ किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। तो पदार्थ ने अपनी अवस्थाएं भी बदली है। अब क्वेश्चन आता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे देखो गोबर गैस जो मैंने आपको बताया था, उसको आप जब गोबर को जलाते हो, अरे कंडे जलाते हो ना, गोबर कंडे जब जलाते हो, तो गोबर को जब जलाते हो चूल्हे के अंदर, रोटियां वगैरह हम बनाते हैं चूल्हे के अंदर, तो आपको पता है कि कौन सी गैस निर्मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा, वाटर, और बाहर क्या निकल जाएगी, ऊर्जा। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, जो मैंने क्लास में अच्छे से समझाया था। किसका सूत्र है, C6H12O6, ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसका विखंडन करेगी। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इस ग्लूकोज को क्या करेगी, तोड़ेगी। ये इस ग्लूकोज को क्या करेगी, तोड़ेगी, और तोड़ के और क्या बना देगी, यहाँ पे ऊर्जा जनरेट करेगी। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इस ग्लूकोज को तोड़ेगी और कौन सी गैस निर्मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी देखो किसी चीज़ को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, साथ में क्या मिली, ऊर्जा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारी श्वसन क्रिया भी कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर है आपके कि आपके सब्जियों यानी वनस्पति का विघटन होकर कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट का मतलब खाद। बनना भी कैसी है, ऊष्माक्षेपी। जो मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ सड़ रही गड़ रही है, अगर कोई सब्जी है, अगर वो सब्जी अगर बहुत दिनों से पड़ी हुई है और वो सड़ रही है, तो उसमें एक हीट जैसा उत्पन्न होगा पदार्थ अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे गोबर पटकते हैं, उस गोबर के अंदर चाहे क्या कुछ भी चल रहा हो बाहर से, लेकिन उस गोबर के अंदर जहाँ हम पटकते हैं उसको, वो अंदर से क्या होता है, बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो कंपोस्ट बन रहा होता है, खाद। तो ये भी कैसी अभिक्रिया, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दीवारों पर सफ़ेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है, ये अच्छे से पढ़ाया आज क्लास में मैंने आपको, कि कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं मार्केट से खरीद के, फिर जल मिलाते हैं घर आके, जल मिलाने के बाद में क्या बनता है, आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे से लगा देते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, किससे क्रिया करेगा, CO2 गैस से, और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने आपको। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग
बुझे हुए चूने मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है आपके, ये क्या है पूरा पूरा, ये जो सूत्र है ना आपके CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पढ़ाया आज क्लास में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, जो वायु की उपस्थिति यानी वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है के साथ धीमी गति से क्रिया करता है, क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये CaCO3 किसका सूत्र है आपके कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट चमकदार परत का निर्माण कर देती है। तो ये देखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने बनाया बाल्टी के अंदर, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और वहाँ से जल सूख के बाहर निकल गया। और यही कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है आपके संगमरमर का। ये जो आपके मार्बल लगा हुआ है घर पे, वो भी क्या है आपके संगमरमर, यानी कि ताजमहल जिसका बना हुआ वो भी क्या कैल्शियम कार्बोनेट है। देखो होता है क्या, जितने भी अंडे होते हैं अंडों के ऊपर जो कवर पाया जाता है, चाहे पक्षी के अंडे हो चाहे किसी के भी अंडे हो, ज़्यादातर अंडे आपको पता है कि कौन कौन से जीव जंतु देते हैं आपके, मत्स्य वर्ग देता है, सरीसृप वर्ग देता है और एविज वर्ग देता है। 9th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ाया मैंने आपको। तो अंडे के ऊपर जो कवर होता है वाइट कलर का, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। हमारी जो हम जिस चौक से पढ़ाते हैं वो चौक भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब है कि वियोजन अभिक्रिया अपघटन को उष्मीय प्रकाश विद्युत अपघटन के उदाहरण के द्वारा समीकरण से समझाए। कि वियोजन अभिक्रिया को समझाना है, लेकिन किस किस से, उष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा अपघटन भी समझाना साथ में। एक ही क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को भी समझाओ लेकिन इनके उदाहरण के साथ। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है वो आप जानते हो कि इस चीज़ को, जैसे ए कोई चीज़ है, ए को हमने B+C में तोड़ दिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल कर्मी का मतलब एकल कर्मी उष्मा या तो उष्मा लेगा या प्रकाश लेगा या विद्युत के द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया ज़्यादातर कैसी होती हैं आपकी, उष्मा शोषी होती है, ठीक है। तो उष्मीय वियोजन जब हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, जैसे कि आपके फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट किस में टूट गया, आपके फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये क्या आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर वही आपके कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही आपके लेड, आपके नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट किस में टूट गया, आपके लेड में, और आपके नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो ये आपके उष्मीय वियोजन हुए। दूसरा है आपके जो वियोजन है वो है जल का विद्युत अपघटन करवाने पर। तो ये जो एनोड है यहाँ पे कौन सी गैस मिलेगी, O2, और ये जो कैथोड है यहाँ पे कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन। ये भी हम करवा चुके हैं, गैस मुक्त हो चुके हैं आपके विद्युत के द्वारा। जब भी आप लाइट दोगे पानी को तो उसके दो इलेक्ट्रोडों पे क्या है कि एक तरफ एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब है आपके तीसरा प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन का मतलब क्या, लाइट की उपस्थिति में। तो AgCl पे जब लाइट डाली जाएगी, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड पे, श्वेत रंग का होता है ये, तो Ag जो चांदी है वो कैसी हो जाएगी, दूसर काली हो जाएगी और क्लोराइड गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से AgBr पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये Ag यानी चांदी अलग और ब्रोमीन गैस अलग, ये भी बाहर छोड़ जाएगी। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो पहले रील होती थी उन रीलों को साफ करने में उपयोग किया जाता था इसका। नंबर 15 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ नहीं, संयोजन वियोजन के बारे में पूछा है, जो हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 11 और 15 में पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड आपके BaOH का ऑल्टोइज, और आपको दे रखा है कि काफ़ी ज़ोर से बारिश चल रही है बाहर। आपके दे रखा है कि 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। ओनली समीकरण लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। तो
तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है आपको दिख रहा है, ये है आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपके बेरियम से पहले मैंने हाइड्रोक्साइड बना के बताया था आपको, OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड है। फिर 2 अणु ले रखे हैं आपके NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड की, तो यहाँ बन गया आपके बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम ने Cl के साथ क्रिया करी, और 2NH4OH यहाँ पे आपका बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। फिर दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया को समझाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से विस्थापित या हटा देता है, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कॉपर सल्फेट कर लेना, इसको पूरा लिख लेना, सल्फेट में मिसप्रिंट है, सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, भूरा, तथा कॉपर का जो विलयन नीले रंग का है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला कैसा पड़ जाता है, मलिन। मलिन का मतलब गंदा हो जाता है। तो यह अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का। ये आपके लोहे की कील जो मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन, तो भूरा रंग का हो जाता है ये विलयन, और कॉपर आपके अलग हो जाता है, तो लोहा कैसा हो जाता है आपका, भूरा। इसी तरीके से आपके जिंक को भी जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो कॉपर बाहर और जिंक की क्रिया। इसी तरीके से लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो लेड क्लोराइड बन जाता है, कॉपर बाहर। तो यहाँ पे देखो कॉपर सब जगह बाहर हुआ है, तीनों अभिक्रियाओं में कॉपर बाहर हो गया है, तो कॉपर क्या हुआ है, विस्थापित हो गया है। ठीक है, फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे ये सोडियम आयन है, ये क्लोरीन के साथ चले जाएगा, और जो बेरियम है वो किसके साथ चल जाएगा, सल्फेट के साथ चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखो ये सोडियम NO2Cl2 ये दोनों यहाँ चले गए, तो सल्फेट और आपके बेरियम, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट। इसी तरीके से लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड जो है लेड किसके साथ चल जाएगा, पोटेशियम के साथ में, तो ये आपके लेड आयोडाइड बन गया, और आपके ये पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। देखो ये आपके जो धातु है वो अधातु के साथ चलेगी, ठीक है, और ये आपके जो धातु है वो वापस नाइट्रेट के साथ आ गई, तो ये भी आयनों का क्या आदान प्रदान हुआ है। अब है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप जो जलीय विलयन जो जल में अविलय होता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखो अवक्षेपण कुछ नहीं होता, जैसे सपोज करो ये परख नली है, ये आपने परख नली ली टेस्ट ट्यूब, और इसमें कुछ पदार्थों ने ऐसे रिएक्शन करी, जो भी पदार्थ आपने मिलाया। अब जब इसमें से कोई भी चीज़ आप बाहर निकाल के देख रहे हो तो क्या होता है कि परख नली पे वो पदार्थ सॉलिड रूप में चिपक जाता है। सॉलिड रूप में कैसे चिपक जाता है, जैसे कि ये, जैसे कि देखो ये ऐसे दाग लग जाए इसके इस तरीके से, ठीक है, और जो बीच का पदार्थ है वो बाहर आ जाता है। तो ये जो होता है ना सॉलिड रूप में जो चिपक जाता है इसको कहते हैं अवक्षेप, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन इसको बोलते हैं अवक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन समझा रखी है कि सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड से करवाई जाती है तो आपके बेरियम सल्फेट का अवक्षेप आता है और आपको एक्वस जलीय विलयन क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो आप ये जो अंदर जो मटेरियल मिल रहा है, ये हरा कलर का मटेरियल जो है, एक मिनट के लिए कलर में दूसरा लेता हूँ। इसमें सपोज करो आपको ये पीला कलर का मटेरियल मिल रहा है, या फिर इसके अंदर कोई पीला कलर का या और कोई कलर का मटेरियल मिल रहा है आपको, वो मटेरियल तो क्या है, NaCl है, ठीक है। और जो बाहर लग गया है ये नीले कलर का, ये जो बाहर लग गया है नीले कलर का, ये क्या है आपके बेरियम सल्फेट, ठीक है, याद रखें। फिर है आपके कि कॉपर तथा कॉपर ऑक्साइड में उपचयन की समीकरण लिखो। अब देखो बेटा दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म्स तो आएगी
अपचयन, और एक टर्म्स आएगी उपचयन। अपचयन का मतलब तो अपचयन ही है, और उपचयन का एक दूसरा नाम और है जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, इसे कहते हैं उपचयन होना। अब यहाँ पे देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई तो कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया, तो हमने रिएक्शन लिख दी, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन की क्रिया करवाई तो कॉपर तो हो गया फ्री, कॉपर ने ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन कॉपर से हटके किसके साथ जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ। तो अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, क्योंकि अब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गई है, हाइड्रोजन के साथ। देखो, और अपचयन किसका हुआ है, अपचयन हुआ है कॉपर का। क्यों, क्योंकि अब दो शब्द है, देखो मैंने पहले ही कहा कि अपचयन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का हटना। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में पहले ही समझा देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। देखो दो चीज़ें हैं, दो शब्द दे रखे हैं आपके, एक दे रखा है आपके उपचयन, लिख लेना इस चीज़ को, और एक दे रखा है उपचयन, एक तो बोलो मान लो अपचयन। दूसरे पेज पे लेके समझाता हूँ बना। देखो एक चीज़ तो है आपके अपचयन, और एक चीज़ है आपके ऑक्सीकरण। अपचयन और ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम है उपचयन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन। ये दो चीज़ें हैं। अगर किसी भी धातु अधातु कुछ भी हो, किसी के भी साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ भी ऐड हो रही है तो क्या हो गया, उस चीज़ का उपचयन हो गया। उपचयन का मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन हट जाए, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है प्लस में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है कि कॉपर जो ऑक्साइड है इसमें से कॉपर अलग हो जाए, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाए, तो यहाँ पे कॉपर से क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन के आधार पे अपचयन की परिभाषा ये है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा केवल ऑक्सीजन के आधार पे नहीं है, हाइड्रोजन के आधार पे भी है, इलेक्ट्रॉन के आधार पे भी है, इसके और भी आधार हैं। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से केवल आप अभी ऑक्सीजन का याद कर लो, क्योंकि ये आपको फर्स्ट में केवल रिवीजन करवा रहा हूँ मैं अभी क्लासेस के हिसाब से। तो आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ से अगर ऑक्सीजन हटी है, यानी किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके अपचयन हो जाएगा। ए बोल रहा हूँ, ए याद रखना। और किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी किसी के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ी है, तो उपचयन होगा, उपचयन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है स्पष्ट में, ऑक्सीकरण। तो ये आपको लिखना है और याद रखना है, ठीक। ये शॉर्ट नोट्स है इसका। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो रिएक्शन है कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन हो रहा है। जैसे देखो, जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास 2SO3 या O3 या फिर CaCO3। अब इन तीनों रिएक्शनों को देखो क्या हुआ है। तीनों रिएक्शनों में देखो, जैसे कि 2SO2, अब यहाँ पे क्या हुआ है, O2, ऑक्सीजन निकल गई इससे। यहाँ देखो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की कमी हुई है। इसी तरीके से O2 प्लस में ऑक्सीजन यहाँ भी बाहर हो गई। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या थी, 3 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी रह गई, यहाँ पे एक इधर होगी, एक इधर। तो यहाँ पे इन प्रोडक्टों के अंदर ऑक्सीजन की क्या आई है, कमी आई है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है।
यानी ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, अपचयन, रिडक्शन। अब आगे आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऑक्सीकरण कैसे हुआ है। अब जैसे सपोज करो ऑक्सीकरण की हमें अभिक्रिया समझनी है, तो हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया समझने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि हमने आज पढ़ा Mg+O, तो यहाँ पे देखो 2MgO, ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे भी क्या हुआ आपके, अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे भी क्या हुआ आपके, एक तरीके से ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कि और ऑक्सीकरण की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं जैसे कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन CO2, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है क्यों, ऑक्सीजन जुड़ गई। इसी तरीके से कैल्शियम प्लस में O2, तो यहाँ पे भी आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शनों को, ठीक है। इसके अलावा आपके Zn प्लस में O2, तो यहाँ आपके 2ZnO, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि 2SO2 प्लस में O2 तो 2SO3, इसी तरीके से Na प्लस में O2, ठीक है, जैसे 4 अणु ले लिए इसके, तो आपके ये बन गया 2Na2O। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है, यानी कि जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो उस जगह हम कहेंगे कि क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अब कई रिएक्शनें कैसी मिलेंगी कि आपको ऑक्सीजन की वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है और कहीं पर ऑक्सीजन की कमी होती हुई भी नजर आ रही है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक शब्द आएगा आपके, रेडॉक्स रिएक्शन। इस नाम को अच्छे से देखना पड़ेगा। इस रेडॉक्स में क्या हुआ है कि ये जो रेड है, इस रेड से तो क्या बना है, रिडक्शन, और इस ऑक्स से क्या बना है, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा हो और जिसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो। अगर एक ही अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक साथ आपको ऑक्सीकरण भी देखने को मिलेगा और एक साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा, अपचयन देखने को मिलेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे देखो, जैसे एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो अपने बुक में भी दे रखी है। देखो जैसे कि यहाँ पे है आपके CH4 प्लस में 2O2, ठीक है। अब इसमें देखो कि CH4 है और 2 अणु किसके हैं आपके, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो ऑक्सीजन के जो 2 अणु हैं आपके, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे देखना, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हुआ है, CO2, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी है, ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पे जुड़ी है, और हाइड्रोजन से भी जुड़ी है और कार्बन से भी जुड़ी है, ठीक है। तो कार्बन से भी जुड़ी है और हाइड्रोजन से भी जुड़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दूसरी डेफिनेशन के आधार पे एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई है कि किसी भी चीज़ में अगर हाइड्रोजन की कमी भी हो जाए, अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन की कमी भी हो गई, अगर हाइड्रोजन की कमी भी हो गई किसी भी चीज़ से, अगर कोई चीज़ से हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी, तो कमी होने पर भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन कम हो रहा है। जब हाइड्रोजन कम होगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और दूसरा क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इसमें दोनों रिएक्शन है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जो जुड़ना है वो तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपके कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपके अपचयन कहलाएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि Zn प्लस में FeSO4, इसको हमने खूब पढ़ा है। तो आपको याद रखना है कि जो Zn है, अब Zn क्या होगा, लोहे को रिप्लेस करेगा SO4, तो जो जिंक है, अब जिंक का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि जिंक के साथ में ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगी, तो जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। लेकिन लोहा इस ऑक्सीजन के संपर्क से दूर चले गया है,
तो लोहे का यहाँ पे क्या हो गया है, अपचयन हो गया। तो याद आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है, एक तो हाइड्रोजन के आधार पे और एक ऑक्सीजन के आधार पे। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। अगर किसी चीज़ से ऑक्सीजन की कमी होती है यानी ऑक्सीजन हटती है तो भी क्या होगा, अपचयन होगा। दोनों उल्टे हैं, याद रखना। अगर किसी चीज़ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है और किसी चीज़ के साथ में हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब डिटेल्स में मैं आपको कल सुबह वाली क्लास में और बताऊंगा, लेकिन आपको ये लिख के भी लाना है, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब मैं वापस क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ। तो जो आपके क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, ये आपको डिसाइड करना है। देखो, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनका क्या होता है, उपचयन। उपचयन का मतलब उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उनका क्या होता है, अपचयन होता है। ये बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, पहले ऑक्सीजन है कॉपर के साथ में, अब यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, कॉपर अकेला बच रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई तो कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया। कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन। कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में क्या है कि ऑक्सीजन आकर जुड़ी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक। जिसका आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ बता रखा है। इस अभिक्रिया में कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए ये अपचयित हुआ है, यानी इसका अपचयन हुआ है, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए ये उपचयित हुई है, ठीक है। तो ये आपको उपचयित होता हुआ नज़र आ रहा है, उपचयित, और ये अपचयित होता हुआ नजर आ रहा है। अपचयित का मतलब क्या हुआ है, अपचयन, और उपचयित का मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, आपके यहाँ पे कार्बन का, और जिंक का क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है, ठीक है। अब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ अगर चल जाए, और अपचयन समझा दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया समझा दी कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक आपके अपचयित होता है, यानी एक का क्या होता है, अपचयन, और एक का क्या होता है, ऑक्सीकरण। अगर मिली जुली अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। रेड का मतलब आपके रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, आपके ऑक्सीडेशन। ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो इसमें कॉपर का क्या हुआ है, आपके अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन, यानी ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। फिर है आपके ये आपके मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड में भी मैग्नीज का यानी ऑक्सीजन, इसको मैग्नीज को छोड़ के कहाँ चलेगी, हाइड्रोजन के पास में। तो यहाँ पे भी मैग्नीज क्या हुई है, आपके पहले क्लोरीन जो गैस थी, यानी क्लोरीन जो है वो क्या कर रही है कि यहाँ पे जो मैग्नीज है आपके वो अपचयित हो रही है, और जो क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ गई, और जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो रहा है, आपके उपचयन हो रहा है, यानी आपके ऑक्सीकरण हो रहा है। अब कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं आपको, इसमें ये पता लगाना है किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसमें दे रखा है कि सोडियम और ऑक्सीजन, तो इसमें देखो सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो अपने आप ही पता चला कि इस अभिक्रिया में सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयित हुई है। और दूसरी अभिक्रिया है कॉपर हाइड्रोजन, तो कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, दिख रहा है स्पष्ट, ये मैंने आपको करवा दिया। फिर दो क्वेश्चन है तो सीधे ही आते हैं, इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। संचारण, संचारण का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षय होना, वो खराब होती है, जंग लगना या टूट जाना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। लोगों पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है, ठीक है। फिर है विकृत गंधता, वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखे रहने के लिए उपचयित होकर, उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण होकर वो विकृत गंधिता हो जाती है, यानी ऑक्सीजन उनमें जुड़ जाती है खाने वाने की चीज़ों में, और उसका ऑक्सीकरण कर देती है,
तो वो चीज़ क्या कहलाती है आपके विकृत गंधता, जिसके कारण स्वाद व गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय व वसायुक्त सामग्री, वसायुक्त का मतलब घी वाली सामग्री का उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को उपचयन की गति धीमित की जाती है, जैसे फ्रिज वगैरह में रख दें सब्जी बनाने के बाद में। इसी कारण चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस जो कि अक्रिय गैस है भरी जाती है, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो। उपचयन का मतलब उसका ऑक्सीकरण नहीं हो। तो केवल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है? क्योंकि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, विकृत गंधता को रोकने के लिए। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट करा दिए हैं आपके। अब आपके चलेगा सेकंड, जो कल पढ़ाएंगे। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन उतार के लाने हैं, सारा का सारा उतार के लाओगे। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो उसको कल समझा देंगे और अच्छी तरीके से। मुझे मालूम है अपचयन और ऑक्सीकरण में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। और इसकी जो PDF है उसकी स्क्रीनशॉट भी मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में, या फिर ये पूरी PDF ही डाल दूंगा ग्रुप में, जिससे आपको पता रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो पूरा ही है। तो इसको देख के भी उतार सकते हो, लेकिन उतारना केवल वीडियो से देख के, क्योंकि समझ में आएंगे कि क्वेश्चन आपका। बाकी कल की क्लासेज में सुबह मिलते हैं आप लोगों से। सारा अच्छे से याद करो एक एक चीज़ को। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर।